आज की जो वीडियो है क्लास 11 आप पढ़ेंगे आज बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कक्षा 11 के लिए व्यवसाय अध्ययन की ये बुक है और इसमें आज हम इसकी पहली वीडियो अपलोड करेंगे और पहला चैप्टर भी होगा व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य। सिर्फ आप इस चैप्टर को सुनेंगे, सुनने मात्र से ही यह चैप्टर आपको याद हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आ रही है और ये वीडियो कंटिन्यू आएगी। अब आपके सामने पहला चैप्टर व्यवसाय। जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें पहली बात शुरू होती है व्यवसाय में क्रियाओं से, यानी मानवीय क्रियाएं, मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाएं यानी काम। मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं करता है। व्यवसाय की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली क्रिया आर्थिक क्रियाएं, दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि वह काम जब भी करेंगे आप उसमें आप धन अर्जित करेंगे, यानी मानवीय क्रियाओं में धन अर्जित करने वाली तमाम क्रियाएं, जहां पर पैसा कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, वहां पर आर्थिक क्रियाएं होती हैं और जहां पर धन नहीं कमाया जाता है वहां पर आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं की फसल हो गई, काट के ले आया, उसका कटाई मड़ाई करके उसका दाना निकाल लिया। यदि उस दाने को यानी उस अनाज को वह बाजार में लेके गया, उसको बेच के पैसे ले आया, वहाँ पर उसने आर्थिक क्रिया की है, वह आर्थिक क्रिया कही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसने उस अनाज को बेचा है और धन अर्जित किया है। अब ये अनार्थिक कैसे होगा? यदि उस अनाज को वह बाजार नहीं ले गया है, उसने उस अनाज को अपने घर पे रख लिया है, खाने के लिए इस्तेमाल किया है और वह स्वयं के इस्तेमाल के बराबर ही फसल हुई है, वह बाजार में बेचने लायक नहीं है, यानी उसके पास अब जो क्रिया हो रही है वह फसल बाजार में नहीं गई, बल्कि वह स्वयं के प्रयोग में ली गई, स्वयं के उपभोग में ली गई, तो यहाँ पर यह अनार्थिक क्रिया हो गई। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि हम कोई होटल रेस्टोरेंट खोल देते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो वह आर्थिक क्रिया हो गई, क्योंकि हम वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। दूसरी जगह एक मंदिर के पास आप जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े भगोनों में सब्जियाँ पूरियाँ ले जाके भंडारा करते हैं, वहाँ से आप अनार्थिक क्रिया वहाँ पर आप कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर मनुष्य द्वारा जो काम हो रहा है वो अनार्थिक है, क्योंकि वहाँ पर पैसा तो आ ही नहीं रहा है, माल जा रहा है, सब खा भी रहे हैं, परंतु धन अर्जन नहीं हो रहा है, वो हो गई अनार्थिक क्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं आखिर क्या होती हैं। अब बात करेंगे वाणिज्य का विकास किस प्रकार से हुआ। वाणिज्य के विकास के बारे में इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला भाग आत्मनिर्भरता का युग था, आखेट युग जिसे कहते हैं। उस दौरान मनुष्य जो है अपने ऊपर ही निर्भर था, वह पूरी तरह से स्वावलंबी था। उस युग में मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता था। वह खाने पीने के लिए, बदन ढकने के लिए सब काम प्रकृति की वस्तुओं का ही प्रयोग करता था हर काम के लिए।
उस समय का युग आखेट युग था। उसमें फसल वसल उगाने का काम बहुत कम, बल्कि पेट भरने के लिए शिकार का प्रयोग करते थे। मानव उन दिनों सभ्यता के बहुत दूर था, सभ्यता से विकास बिल्कुल ना के बराबर था। दूसरा युग आया पशुपालन युग। इस युग में मनुष्य पशुओं को मारने के बजाय उनका पालन पोषण करना सीख गया, उनसे काम लेने लगा, बोझा वगैरह ढोने का काम भी करने लगा, समूह बनाकर रहने शुरू कर दिया। मानव ने इस युग में दस्तकारी, मिट्टी के बर्तन, ऊन के कपड़े और औजार बनाना भी इस युग में मानव ने सीख लिया। तीसरा युग आया कृषि युग। अब मनुष्य एक ही स्थान पर रहकर कृषि कार्य करने लगा। भूमि, हल, बैल, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी अपनी निजी संपत्तियां होने लग गईं और धीरे धीरे वह विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। और मानव के इसी युग में ही दास प्रथा का जन्म हो गया, यानी इस वक्त दास प्रथा का जन्म भी हुआ। चौथा युग आता है हस्तकला का युग। इस युग में कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई, यानी छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई और अनेक प्रकार के पेशों का यानी प्रोफेशनलों का निर्माण हुआ, विशिष्टीकरण हुआ और जो उत्पादन का कार्य है छोटे पैमाने पर लोकल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने लगा और इसी आधार पर बाजार का भी निर्माण हुआ, स्थानीय बाजार का निर्माण हुआ। पांचवा युग आता है गृह उद्योग युग। इस युग में उद्योग और व्यापार दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। यातायात के साधन भी विकसित हुए और व्यापारिक वर्ग का भी जन्म हुआ और उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य कुछ वणिक वर्ग लोगों का भी जन्म हुआ। बाजार क्षेत्र का जो विकास है वो बढ़ने लग गया। व्यापारी लोग ग्रामीण लोगों को, जो ग्रामीण के कारीगर लोग होते थे, उनको माल देते थे और उनसे आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बनवाने लगे। इस प्रकार से घरेलू उद्योग का जो है युग प्रारंभ हो गया। इसके बाद जो छठा युग आता है वो हुआ औद्योगिक युग। ये युग यूरोप और इंग्लैंड में 18वीं यानी 18वीं शताब्दी में एक औद्योगिक क्रांति आई। गृह उद्योग यानी कि जो गृह उद्योग है उस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, रोजगार बढ़ा और विश्व की दूरी कम हो गई। बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, यातायात के साधनों का विकास हुआ और एक दूसरे देश का दूसरे देश से व्यापार होने लगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म हुआ। उस समय बैंक और बीमा कंपनियों की भी बहुत उन्नति हुई, यानी छठे युग में देश और दुनिया दोनों में बहुत बुरी तरह से यानी बहुत ही अच्छी तरह से विकास की गति तीव्र हो गई। अब हम बात करेंगे स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के बारे में। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में इसका नाम है स्वदेशी, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। आर्थिक जीवन का जैसे जैसे विकास होने लगा, धातु की जो मुद्राएं हैं वे कब तक चलेंगी, सोने चांदी के सिक्के कब तक चलेंगे, एक न एक दिन उनको समाप्त होना ही होता है। धीरे धीरे मुद्रा का रूप बदलने लगा, अन्य चीज़ें भी लेन देन का माध्यम बनने लग गईं और उनको भी आर्थिक क्रियाओं के लेन देन में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी में ही क्रय विक्रय के लिए, उधार लेन देनों के लिए एक हुंडी का प्रचलन हुआ। हुंडी
को ज़्यादा प्रचलन में लाया गया, क्योंकि इसके पीछे जो 3 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, ये भुगतान का प्रमाण है और भुगतान की इसमें गारंटी होती थी, और ये बिना शर्त अदायगी का साक्ष्य यानी सबूत थी, गवाह थी। इसे हस्तांतरित भी किया जा सकता था और किया जा सकता है। अब भी हुंडी कहीं कहीं चल रही है या नहीं, इस बारे में तो भाई सर्वे नहीं किया है हमने, परंतु यह एक वैध प्रमाण की तरह होता है। भारत में व्यापारियों में ज़्यादातर ये प्रयोग होता है। भारतीय व्यापारी समिति में प्रयोग होने वाली जो हुंडियाँ हैं वो लगभग 3-4 प्रकार की होती हैं, जिसमें धनी जोग हुंडी ये पहली है। ये दर्शनी होती है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करता उस पर कोई दायित्व तो नहीं रहता। इसमें दर्शनी का मतलब होता है ये दिखाने मात्र से ही इसका लेन देन संपन्न होता है, और यह दर्शनी हुंडी धनी जोग हुंडी के नाम से जानी जाती है। दूसरी है साह जोग, यह भी दर्शनी है। यह किसी विशेष व्यक्ति को देय भुगतान प्राप्त करने वाले पर दायित्व होगा, यानी जिसको पैसा मिलेगा, जिसका इसमें नाम होगा विशेष व्यक्ति का, वही इसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। अगला है फमान जोग। फमान जोग भी दर्शनी ही होती है। इसके आदेश के देय हुंडी यानी कि आदेशानुसार इस हुंडी का भुगतान हो सकता है। अगली है देखन हार। यह भी दिखाने से ही प्राप्त होता है भुगतान, लेकिन इसमें यह लिखा है प्रस्तुतकर्ता या वाहक को दे, यानी जो इस हुंडी को दिखाएगा उसी को ही भुगतान इसका प्राप्त हो जाएगा। 5वीं है फरमान जोग। इसे मुद्दती बोलते हैं। इस हुंडी का एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, उस अवधि के आने पर ही इसका भुगतान हो सकता है। लास्ट है जोखिमी, और यह भी मुद्दती ही होता है, लेकिन इसके लिए कहा गया है ये दिए गए माल के लिए लिखी जाती है। यदि मार्ग में माल नष्ट हो जाएगा तो लिखने वाला तथा रखने वाला दोनों ही वाहन करेंगे उसकी हानि को। यानी अगर माल रास्ते में नष्ट होगा और वहाँ पर जो भी हानि होगी, दोनों पार्टियाँ यानी माल खरीदने वाला भी और माल भेजने वाले को भी हानि को वहन करना पड़ेगा, यानी सहन करना पड़ेगा। इसमें स्वीकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये हुंडी है क्या? हुंडी भी चेक की तरह होता है, कागज़ होता है। उस कागज़ पे मैनुअली हाथ से लिखा जाता है। हाथ से लिख करके इसके प्रकार बना दिए गए हैं, धनी जोग, साह जोग, फमान, देखनहार, फरमान जोग, जोखिमी। इस प्रकार से ये हुंडी के प्रकार थे। भारतीय व्यापारी समिति में ये प्रयोग होने वाली प्रमुख हुंडियाँ हैं। अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह है भारत का मुख्य व्यापार केंद्र क्या है। भारत में पहला मुख्य व्यापार केंद्र है पाटलिपुत्र। आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से व्यावसायिक शहर है और यहाँ पर नगीनों का निर्यातक भी कहा जाता है इसको, पाटलिपुत्र। दूसरा पेशावर है, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे सबके बारे में। पेशावर जो है यह ऊन का निर्यातक था उन दिनों। पेशावर भारत से बाहर है, पाकिस्तान में है आजकल। यहाँ घोड़ों का आयातक था, मतलब ये घोड़ों को मंगाता था लेकिन ऊन भेजता था। भारत से चीन और रोम में भी यहीं से व्यापार की गतिविधियाँ थी। आज़ादी से पहले की बात है ये पेशावर की। तीसरा है तक्षशिला। ये भारत और मध्य एशिया का सड़क मार्ग के लिए मुख्य केंद्र था। यहाँ पर वित्तीय बैंक और व्यावसायिक बैंक ये बहुत मशहूर थे, मतलब ये दोनों यहाँ पर थे। उन दिनों इनका विकास बहुत अच्छा था। भगवान बुद्ध ने इस जगह पर
अपनी शिक्षा भी दी है, उसके लिए भी ये शहर जाना जाता है। और यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है जो कि इस शहर की शोभा को बढ़ाता है। चौथा है इंद्रप्रस्थ। यह व्यापार सड़क मार्ग का जंक्शन था, जहाँ पर बहुत पहले पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण सभी राजमार्ग आकर मिलते थे। इंद्रप्रस्थ एक ऐसा था स्थान जहाँ पर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी लोग के जो सड़क मार्ग थे वो वहाँ पर ज्वाइंट होते थे, मिलते थे। पांचवा है मथुरा। यह व्यापार का बहुत बिक्री भंडार था। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यह व्यापार का बिक्री भंडार था। यहाँ पर लोग जो है आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते थे। बहुत सारे दक्षिण के मार्ग मथुरा को स्पर्श करते हुए जाते थे। छठा वाराणसी है। यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत मशहूर था और रेशम के कपड़े यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध आज भी हैं। चंदन की कारीगरी भी बहुत मशहूर थी। इसका तक्षशिला, भरूच और कांजीवरम से भी संबंध था, यानी कि वहाँ से यहाँ का कारोबार बहुत ज़्यादा होता था। मिथिला इसका सातवां जो है व्यापार का केंद्र है। मिथिला का जो व्यापारी है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए नाव के द्वारा दक्षिणी चीन जाकर के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो के द्वीप से व्यापार करते थे। मिथिला ने दक्षिणी चीन, विशेषकर यूनान में व्यापारिक उपनगर भी स्थापित किए। आठवां व्यापार केंद्र है उज्जैन। उज्जैन जो है गोमेद, कार्नेलियन, मसलिन और मालो कपड़ा उज्जैन से विभिन्न केंद्रों पर भेजा जाता था, यानी यहाँ पर कपड़े का कारोबार था। और इसके व्यापारिक संबंध तक्षशिला और पेशावर से भी थे। नौवां व्यापारिक केंद्र था सूरत। पश्चिमी व्यापार का ये मुगल काल में बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। कपड़े पर सोने की जरी के लिए सूरत बहुत प्रसिद्ध था। इजिप्ट और ईरान में भी सूरत के हुंडी की जो मान्यता है वो प्राप्त हुई थी, यानी कि इजिप्ट और ईरान में सूरत की हुंडी बहुत मशहूर थी, यानी हुंडी से लेन देन बहुत जोरों पर था। नौवां आता है कांची। इसे आज कांजीवरम के नाम से जाना जाता है। चीन से व्यापारी यहाँ से मोती, सीसा, कच्चे कीमती पत्थर खरीदने के लिए आते थे और बदले में सोना और रेशम बेच के जाते थे। 11वां है मदुरई। ये पांड्या की राजधानी थी उन दिनों और मन्नार की खाड़ी के मोती पालकों पर नियंत्रण रखती थी, यानी जो लोग मोती पैदा करते थे, जो मोती पालते थे, क्योंकि मोती सीप में होती है तो मोती के पालक उस वक्त हुआ करते थे। हालांकि मोती आज भी पालते हैं, मोती को पाला जाता, मोती उसी सीप में से निकालते हैं। रोम के व्यापारी समुद्री रास्ते से यहाँ पर व्यापार के लिए आकर्षित हुए। मदुरई में 12वां व्यापारिक केंद्र था भरूच। पश्चिमी बाजार जो पश्चिमी भारत है वहाँ के व्यापार की बहुत बड़ी नगरी है भरूच। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर जो है जितना भी सभी व्यापारिक बड़े केंद्र हैं उनको ये सड़क मार्ग से जोड़ता था। उन दिनों भी यहाँ पर व्यापार का जो लेन देन है, व्यापारिक कारोबार है, वो बहुत ही जोरों पे था। 13वां पॉइंट मतलब जो हमारे व्यापारिक केंद्र का है वो है कावेरी पट्टा। इसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था उन दिनों। यह एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित नगरी थी और व्यापारियों को माल उतारने चढ़ाने की सुविधाएं भी मिलती थी। यहाँ पर इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, रेशम, ऊन, कपास, मोती, सोना और भी कीमती नगीनों के लिए यह व्यापारिक कारोबार था। 14वां पॉइंट व्यापारिक केंद्र के लिए है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ था, कैसे व्यापारिक केंद्र था, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये पश्चिम व उत्तर को जोड़े रखने वाला और सड़क मार्ग और समुद्र मार्ग का बहुत बड़ा बंदरगाह था।
ये बनारस और तक्षशिला को सड़क मार्ग से जोड़ता था। इस प्रकार से 14 मुख्य व्यापार केंद्र उस समय यानी कि जब धीरे धीरे व्यापार के, आज तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, व्यापारिक दृष्टि से आज बहुत सारे शहर हो चुके हैं। और आज हम जिन प्रकार के हमने केंद्रों का यहाँ पर वर्णन किया है, व्यापार की दृष्टि से बहुत सारे शहर हैं जिन्हें बंदरगाह शहर, निर्माणी शहर, व्यावसायिक शहर आदि के नाम से इनको जाना जाता है। और ये शहर व्यापारिक समृद्धि की दृष्टि से बहुत प्रमुख हैं और इनका हमने एक एक करके वर्णन किया है, जो कि आपने सुना है। इसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। यदि अगर क्वेश्चन में आता है कि मुख्य व्यापार केंद्र आप बताइए, तो आप इन 14 शहरों के नाम याद रखेंगे, इन 14 नगरों के नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर ये शहर आपको याद हैं तो इनके यहाँ पर किस प्रकार का व्यापार होता था, किस लिए प्रसिद्ध था, इतना और याद रखिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, शहर का नाम और शहर का व्यापार। आज के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। यदि आपने इस वीडियो को देखा और आपकी समझ में आया है तो लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और भी लाएंगे जिसमें आपका ज्ञान बहुत अच्छी तरह से विकास की ओर बढ़ेगा और आप हर चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको 2 या 3 बार सुनने में क्या जाता है। वैसे तो हम म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, गाली गलौच होती है उसको सुनते हैं, लेकिन काम की चीज़ों को अरे 2-4 बार फालतू सुन लो, उसमें क्या दिक्कत है। कम से कम सुनते सुनते याद तो हो जाएगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा और सुन सुन के ही याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपने पूरी तरह से एक पार्ट को समझ लिया है। ऐसे ही वीडियोज़ को फिर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।